आज कर ले तू दिल जो कहे, आज कर ले तू दिल जो कहे, कल ये दुनिया रहे ना रहे, कल ये दुनिया रहे ना रहे, आज कर ले तू दिल जो कहे, आज कर ले तू दिल जो कहे, आज कर ले तू दिल जो कहे, आज कर ले तू दिल जो कहे। मेरी तुम लोगों से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे इस हरामजादे की जिंदगी चाहिए जिसने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद किया है। जिसको अपनी जान प्यारी है इस कमरे से बाहर चला जाओ। हरामजादे, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। किंतु तूने उसको माफ नहीं किया था, इसलिए मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा। तुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। चीख, चीख, बाबू, चीख। मैं तुम्हारी चीखें सुनना चाहता हूं। चीख। ये ले, अपना कफन तो तू मेरे गांव में छोड़कर आया था बाबू, जिसे मैं साथ लेकर आया हूं। फोटोग्राफर, फोटो लो। 1 मिनट। हवलदार, इसे रखो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तुम्हारा नाम? कलवा सर। और तुम्हारा? मेरा नाम शंकर है सर। तुम दोनों? हम दोनों छोटे साहब के बॉडीगार्ड्स हैं। हाँ सर। तुम दोनों के होते हुए एक आदमी आया और तुम्हारे छोटे साहब को मार कर चला गया? सर पलक झपकते ही सब कुछ हो गया। हाँ सर। एक बात बताओ, अगर वो आदमी कभी तुम दोनों के सामने आ जाए तो तुम उसे पहचान लोगे? हाँ बिल्कुल पहचान लेंगे सर। सब काम हो गया। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठहरो। ये किसी लावारिस की नहीं, मेरे बेटे की लाश है। मैं इसकी चीर फाड़ की इजाजत नहीं दूंगा। चीर फाड़ तो उस हरामजादे की होगी जिसने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा है। देखिए मिस्टर डीडी, आप कानूनी कार्रवाई में खामखान दखलंदाजी कर रहे हैं। कानून, मेरी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज कानून है, और इंसाफ मेरी मर्जी का दूसरा नाम है। जिसे अपनी जान प्यारी है वो हिलेगा नहीं। इंस्पेक्टर, मुझे खून बहाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरे रास्ते में आने वाली हर दीवार को मैं चकनाचूर कर दूंगा। कमिश्नर साहब,
आई एम सॉरी डीडी साहब, मगर आपको सनी की लाश इस तरह जबरदस्ती उठाकर नहीं लानी चाहिए थी। यू नो, इसका पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। कमिश्नर, ये मेरा बेटा है, इसका कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा, कोई नहीं काटेगा इसके जिस्म को। वेल, आई डू अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स डीडी साहब, मगर ये खून का मामला है और खूनी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना कानून का फर्ज है। ठीक है कमिश्नर, आप थोड़ी देर के बाद सनी को ले जा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ वक्त अपने बेटे के साथ अकेले में गुजारना चाहता हूं। ओके डीडी साहब। सर, आपको सनी बाबा की बॉडी पुलिस को नहीं देनी चाहिए सर। वो लोग उसका पोस्टमार्टम जरूर करेंगे सर। हाँ सर। हाँ, तुम दोनों सनी बाबा के बॉडीगार्ड्स थे ना? हाँ सर। हाँ सर। ये उसकी लाश पड़ी है। घबराओ मत। हमें मत मारिए सर। तुम्हारी लाशों का तो पोस्टमार्टम भी नहीं होगा। सर, आपके हुक्म के मुताबिक हमने सब लोगों को अंतिम संस्कार पर आने से मना कर दिया है। बेटे, तेरी चिता की आग उस वक्त तक मेरे दिल में जलती रहेगी जब तक मैं तेरे कातिल को सरेआम फांसी पर ना लटका दूं। बद्री, ये आग बुझने से पहले या तो उस हरामजादे मुखिया को जिंदा जमीन में गाड़ दो या सरेआम फांसी पर लटका दो। खाना खा लो। नहीं तुलसी की माँ, खाना खाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। कौन है आप लोग? कौन हो तुम लोग? अब पता चल जाएगा। मत मारो। मत कोई बचाओ। जल्दी चल। अरे बचाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे बचाओ। अरे छोड़ो इन्हें। अरे छोड़ो। अरे छोड़ो। अरे हमने तुम्हारे क्या बिगाड़ा?
नहीं बद्री, नहीं, गन मत निकालना, पागलपंती मत कर, चल भाग, भागो। अरे उठाओ मुखिया जी, क्या हो गया? उठाओ मुखिया जी, निकालो भाई, धीरे से, धीरे से। मुखिया भैरव सिंह, मैं तुम्हें धरमदास के बेटे सनी को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। नहीं, नहीं। आप हमारे होते हुए मुखिया जी को नहीं ले जा सकते, समझे आप? मैं तुम्हारे मुखिया को नहीं, एक कातिल को लेने आया हूँ। और अगर तुम लोगों ने सरकारी मामले में रुकावट डालने की कोशिश की तो मुझे मजबूर होकर गोली चलाने का हुक्म देना पड़ेगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे गोलियां चलाएं चाहे तोपें, समझे आप, लेकिन हमारे जीते जी इन मुखिया जी को आप नहीं ले जा सकते, समझे आप? हाँ हाँ, हमारे मुखिया जी को नहीं ले जा सकते आप। हाँ, नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। नहीं भाइयों, कानून के काम में बाधा डालना ठीक नहीं है। थानेदार साहब अपना फर्ज निभा रहे हैं और उन्हें उनका काम करने दो। चलिए थानेदार साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार। लेकिन मुखिया जी आप। नहीं चंदू, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बहुत खून खराबा हो जाएगा। मुझे इस देश के कानून और इंसाफ पर पूरा भरोसा है। चलिए थानेदार साहब, चलिए। मुखिया जी, सब ठीक हो जाएगा तुलसी की माँ, धीरज रख। चलिए। मुखिया जी। वो डीडी का बेटा था और तुम लोग जिसे मारने गए थे वो डीडी के बेटे का कातिल, और तुम लोग नाकाम लौटे। अब तुम ही बताओ, तुम में से किसी को भी जिंदा रहने का हक है या नहीं? सर मुझे एक मौका और दीजिए सर, इस बार मुखिया ही नहीं, हम उसके पूरे खानदान का खात्मा कर डालेंगे सर। प्लीज सर प्लीज प्लीज। सर मुखिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल उस अदालत में पेश करके उस पर कत्ल का मुकदमा चलाया जाएगा। हमारे लिए क्या हुक्म है सर? नहीं, अब तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो गर्दन तुम लोगों के फंदे से बच गई, अब मैं देखूंगा कि वो कानून के फंदे से नहीं बच सकेगी। केस नंबर 991, मुखिया भैरव सिंह। भैरव सिंह, तुम्हें अपने जुर्म का इकरार है? जी नहीं। यानी तुमने ये कत्ल नहीं किया? कत्ल जरूर किया है, कोई जुर्म नहीं किया है। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, यह मेरी जिंदगी का पहला मुकदमा है जहां एक मुजरिम अपने कातिल होने का इकरार तो करता है, लेकिन साथ साथ अपनी बेगुनाही का दावा भी करता है, और इसके साथ ही अपने आप को गुनहगार मानने के लिए तैयार नहीं। इसकी मौजूदा हालत को देखते हुए यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह आदमी पागल है या अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसने शहर के नामी ग्रामी उद्योगपति सेठ धर्मदास और डीडी के इकलौते बेटे सनी का बड़ी बेरहमी से खून किया है योर ऑनर। वो भी एक आदमी के सामने नहीं योर ऑनर, बल्कि दर्जनों आदमियों की मौजूदगी में इस आदमी ने खून किया है, फिर भी ये अपना कसूर मानने को तैयार नहीं। योर ऑनर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि जुर्म हुआ है
मुजरिम मौजूद है और ये अपने जुर्म का इकरार भी कर चुका है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर के लिए मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी आदमी कानून को अपने हाथ में लेने की गुस्ताखी ना कर सके। That's all, Your Honor. ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हारा कोई वकील है? मेरा कोई वकील नहीं है और ना ही मुझे सच बोलने के लिए किसी वकील की जरूरत है जज साहब। मैं मानता हूं मैंने उस हरामखोर का कत्ल किया है, लेकिन ऐसा करके मैंने कोई जुर्म नहीं बल्कि इंसाफ किया है। गांव का मुखिया होने के नाते ऐसा करना मेरा फर्ज था, मेरा धर्म था और मैंने अपने धर्म को निभाया है। सदियों से चली आ रही हमारे कबीले और हमारे इलाके की यही परंपरा है कि जालिम को उसके जुल्म की सजा मिलनी चाहिए और बलात्कार की सजा है सिर्फ मौत। इसीलिए मैंने अपने पुरखों के बनाए हुए कानून और इंसाफ की परंपरा में विश्वास रखते हुए वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। जब मुझे गांव का मुखिया बनाया गया था, उस समय मुझसे यही शपथ दिलवाई गई थी जज साहब कि मैं अपने गांव के हर इंसान की रक्षा करूंगा, हर फर्जंद की रक्षा करूंगा, और मैंने वही किया है। तुलसी मेरी अपनी बेटी थी, लेकिन यही घिनौना जुर्म अगर गांव की किसी भी और बेटी के साथ हुआ होता जज साहब, तो मैं वही करता जो मैंने किया है। भैरव सिंह जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद, भैरव सिंह जिंदाबाद। ऑर्डर 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 ऑर्डर। हर बाप का फर्ज होता है कि वो अपनी औलाद की, अपने बच्चों की रक्षा करे। गांव का मुखिया होने के नाते मैं पूरे गांव का बाप हूं। तुलसी के साथ जब ये अनर्थ हो रहा था, मुझे यकीन है, मुझे मालूम है उसने मुझे जरूर पुकारा होगा। उसने अपने बाबा को जरूर पुकारा होगा कि बाबा मुझे बचाओ। लेकिन तुलसी के मुजरिम को सजा देकर मैंने अपनी पुश्तों से चली आ रही इंसाफ की परंपरा को निभाया है। अपने पुरखों की रूह के सामने अपने आप को सुरखरू किया है जज साहब। जज साहब, अपने किए पर ना तो मैं आपसे शर्मिंदा हूं और ना ही भगवान से, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद, भैरव सिंह जिंदाबाद। ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हारे इकबाले जुर्म के बावजूद कानून और अदालत के तकाजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई के फर्ज को निभाते हुए तुम्हारे लिए वकील सफाई का होना निहायत जरूरी है। अगर किसी वजह से तुम अपने लिए कोई वकील मुकर्रर नहीं कर सकते तो सरकार तुम्हारे लिए वकील मुकर्रर करेगी। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं जज साहब, मैंने भगवान को साक्षी मानकर भगवान के नाम पर यह इंसाफ किया है। मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। मैंने जो करना था मैं कर चुका। अब आप जो सुलूक चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। भैरव सिंह जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद, भैरव सिंह जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद, भैरव सिंह। आइए काकी, सोनापुर से आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बेटा। आइए बैठिए। अरे वहां नीचे नहीं काकी, ऊपर बैठिए, ऊपर बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? तुलसी के बाबा जेल में बंद हैं, यही शहर में। मुखिया जी के केस के बारे में मैंने सुना भी और अखबार में पढ़ा भी था। ये शायद काकी उसी दिन हुआ ना जिस दिन मैं वहां से लौटा था? नहीं बेटा, ये उसके दूसरे दिन की बात है। उस दिन हमारे गांव में मेला था। मेले के बाद धर्मदास के बेटे को पता नहीं कैसे तुलसी मिल गई और उसने तुलसी के साथ। रोइए मत। मुझे उस रात की एक एक बात पूरी तरह बताइए। सेठ धर्मदास के बेटे ने तुलसी के साथ जबरदस्ती करके उसे नदी के पुल से नीचे फेंक दिया।
रात भर वो वहाँ बेहोश पड़ी रही। हम लोग घर में आधी रात तक परेशान होते रहे। और बाद में उसके पापा उसे ढूंढने निकले। सारी बस्ती ढूंढ डाली पर वो कहीं नहीं मिली। बाद में चंदू ने उसे पुल के नीचे से ढूंढ निकाला। अगर कुछ देर और चंदू की नजर उस पर नहीं पड़ती तो। रोइए मत काकी, रोइए मत। जब अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि तुलसी के साथ जबरदस्ती हुआ है, तो ये सुनकर उसका बाबा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सेठ धर्मदास के बेटे को नाचने वाली के घर में जाकर मार डाला। काकी, क्या तुलसी ने धर्मदास के बेटे का नाम बताया था? नहीं, नाम तो नहीं जानती थी, लेकिन उसने इशारों में सब कुछ बता दिया। और डॉक्टर ने भी तो बताया कि तुलसी के नाखूनों में जो खून लगा था वही खून सेठ धर्मदास के बेटे की कमीज पे भी लगा था, जिसे तुलसी का कुत्ता उठा लाया था। इसका मतलब है काकी कि जब धर्मदास के बेटे ने बलात्कार करने की कोशिश की तब तुलसी ने बहुत कड़ा मुकाबला किया होगा। तुलसी के बाबा को बचा लो बेटा। उसके चले जाने से सिर्फ मेरा सुहाग ही नहीं उजड़ेगा, केवल तुलसी ही नहीं अनाथ होगी, बल्कि ये सारा गांव अनाथ हो जाएगा। ओ मुखिया, इस गांव का रखवाला है, उससे बचा लो बेटा। सब लोग कहते हैं इस शहर में तुमसे अच्छा और कोई वकील नहीं है। तुम्हारा जो भी मेहनताना होगा हम अपनी सारी जमीन बेचकर चुका देंगे। उसे बचा लो बेटा। रोना बंद कीजिए। मैं तो आपके बेटे की तरह। तुलसी ने मुझे राखी बांधी और हर भाई का फर्ज होता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे। आज से आप मेरे भैया हो गए। और तुम मेरी छोटी बहन। चलें पाशा, मिली? अच्छा मुखिया जी। अच्छा बाबू। नमस्कार। भैया आना भूलोगे तो नहीं ना? अब जब तुमने ये खूबसूरत राखी बांधी दी है तो अपनी छोटी बहन को मिलने तो आना ही पड़ेगा ना काकी। क्या आपके पास 1 रुपया है? 1 रुपया? जी, 1 रुपया। हाँ है। जानती है मैंने ये रुपया क्यों लिया काकी? नहीं। ये रुपया मैंने मेहनताना के तौर पर लिया है, क्योंकि इसलिए बगैर मैं मुखिया जी की तरफ से वकालत नहीं कर सकूंगा। समझिए कि मुझे मेरी फीस मिल गई काकी। अब आप घर जाइए, तुलसी की देखभाल कीजिए, क्योंकि मुखिया जी के लिए मैं वकील बनकर लड़ूंगा। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हें मेरी भी उम्र दे दे। अब आप जाइए और फिक्र मत कीजिए। सर आपने क्या किया? क्या किया मैंने मिली? सर आपने 1 रुपए में मौत खरीद ली सर। पाशा, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। फिर भी सर, इसे खुदकुशी की कोशिश तो कहा ही जा सकता है। सर आप जानते हैं मरने वाला किसका बेटा था? जानता हूं मिली। मरने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन डीडी का बेटा था।
सर आप समझते नहीं है, ये आदमी तो इतना खतरनाक है कि उसे यमदूत नहीं तो कम से कम जल्लाद तो जरूर कहा जा सकता है। पाशा, जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती तब तक कोई भी जल्लाद या यमदूत मेरी जान नहीं ले सकता। वो सब तो ठीक है लेकिन पाशा, आप दोनों भूल रहे हैं कि मैं एक वकील हूं। केस लेना और केस लड़ना मेरा पेशा है। पैसा कमाना मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। अगर पैसा कमाना ही मेरी जिंदगी का मकसद होता तो मैं कुछ और करता, एनी अदर बिजनेस। मैंने यह पेशा इसलिए इख्तियार किया है कि वो कमजोर और जरूरतमंद लोग जो इंसाफ के हकदार हैं, उन्हें मैं उनका हक दिला सकूं। इंसाफ के तराजू का पलड़ा ताकत और ताकत की तरफ न झुके, इसीलिए मैंने वकालत पढ़ी है और इस तालीम का सही इस्तेमाल करना मेरा धर्म भी है। अब तुम ही बताओ, थोड़ी देर पहले वो जो औरत यहां आई थी, क्या वो इंसाफ की हकदार नहीं है? अगर है तो ये बताओ कि मैंने ये केस लेकर क्या गलत किया। रही मौत की बात, सो वो तो अपने वक्त पर आएगी। अगर उसका इख्तियार डीडी जैसे लोगों के हाथ में होता तो तुम्हें इस दुनिया में कोई भी सच्चा या गरीब इंसान जिंदा नहीं मिलता। अगर जिंदगी और मौत का इख्तियार डीडी जैसे लोगों के हाथ में होता तो तुम्हें क्या लगता पाशा, वो अपने इकलौते बेटे को मरने देता? नहीं पाशा, नहीं। गीता में भी लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। इसलिए हम अपना कर्म करेंगे, देखते क्या होता है। ओ, डीडी साहब, ये क्या बेहूदगी? कभी कभी जब इंसान अपना रास्ता भूल जाए तो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करना पड़ता है। भाई कुछ समझा नहीं। सुना है मुखिया भैरव सिंह का केस आपने अपने हाथ में ले लिया है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस बैग में पूरे 20 लाख रुपए हैं। इतनी बड़ी रकम शायद आपको 10-15 केस जीतने के बाद भी ना मिले, और मैं ये रकम आपको सिर्फ एक केस छोड़ने की दे रहा हूं। समझा डीडी साहब, लेकिन मैंने तो वो केस एक्सेप्ट कर लिया और आगे बढ़कर पीछे हटना मेरी फितरत के खिलाफ है। मिस्टर विजय सक्सेना, मुखिया मेरे इकलौते बेटे का कातिल है। उसे हर हाल में मरना है, और जो भी उसे बचाने की कोशिश करेगा उसे भी उस मुखिया के साथ मरना होगा। डीडी साहब, आपने गलत वक्त पर गलत आदमी का दरवाजा खटखटाया। शायद आप ये नहीं जानते कि मैं अपने फर्ज के आगे दौलत को कोई अहमियत नहीं देता। अगर आप अपना ये 20 लाख रुपए का बैग एक पलड़े में रखें और दूसरे पलड़े में ये चांदी का रुपया डालें, तो यकीनन इंसाफ के तराजू का पलड़ा इस चांदी के रुपए की तरफ ही झुकेगा। मगर डीडी साहब, शायद अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तुम्हें भी शायद इस बात का एहसास नहीं है कि ये लड़ाई अदालत के बजाय अदालत के बाहर लड़ी जाएगी, जहां वकील भी हम होंगे और जज भी हम। अब यह सोचना तुम्हारा काम है मिस्टर विजय सक्सेना कि एक तरफ हमारी दोस्ती के साथ तुम्हारी जिंदगी है, तो दूसरी तरफ हमारी दुश्मनी के साथ तुम्हारी मौत। डीडी साहब,
जाते जाते एक शेर सुन के चलिए। किसी की दोस्ती या दुश्मनी से कुछ नहीं होता, खुदा जब तक न चाहे आदमी से कुछ नहीं। वकालत के साथ साथ शायरी भी कर लेते हो। अब जाते जाते हमारी भी एक बात सुन लो। इस दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक जो डीडी के साथ हैं और दूसरे जो डीडी के साथ नहीं हैं। और जो डीडी के साथ नहीं है उनकी जिंदगी की कोई जमानत नहीं है। बाबा, बाबा तुम कहाँ हो बाबा? बाबा बेटी, अपने को संभालो बेटी। बाबा तुम कहाँ हो? अपने आप को संभालो बेटी, अपने को संभालो बेटी, अपने आप को संभालो बेटा। बेटी, अगर भगवान है तो हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। तुम्हारा मुंह भला भाई तुम्हारे लिए मुकदमा लड़ेगा। तुम पर अन्याय करने वालों को सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। वो सब तो ठीक है मिस्टर विजय, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मिलेगी, तुम्हें मुझसे जो भी मदद चाहिए वो भी मिलेगी। तुम जो भी कहोगे कानून के दायरे में रहकर वो भी मैं करूंगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं तुम्हें वार्न करना अपना फर्ज समझता हूं। इस केस में मिस्टर विजय तुम्हारे पास कहने सुनने के लिए अब कुछ भी नहीं है। कत्ल हुआ है और कातिल ने भरी अदालत में अपने जुर्म का इकरार किया है और इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। एक बात और, मरने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था, एक बहुत बड़े बाप का बेटा था, एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक किस्म के स्मगलर का इकलौता बेटा था मिस्टर विजय। मैं सब जानता हूं शक्ति, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि हर कत्ल के केस के पीछे एक मोटिव होता है, एक वजह होती है। और इस कत्ल के केस के पीछे क्या मोटिव था वो तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। शक्ति, अगर मरने वाला किसी बड़े बाप की औलाद था तो यह मत भूलो कि जिसके साथ जुल्म हुआ है वो भी किसी की बेटी है। वो किसी बड़े बाप की बेटी ना सही, लेकिन इसी समाज का एक हिस्सा होने के नाते इंसाफ की हकदार है। अब तुम ही मुझे बताओ, क्या उसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? शक्ति, एक बात ध्यान में रखना, जब तक मैं उसका वकील हूं मैं उसके साथ बेइंसाफी नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ विजय, ठीक है, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सच है। मैं जानता हूं एक बार तुमने जो ठान लिया वो तुम जरूर पूरा करोगे। तुम्हें समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। अच्छा बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? शक्ति, फिलहाल तो मैं ये चाहूंगा कि इस केस के सिलसिले में तुम्हें जितने भी सबूत और एग्जिबिट्स मिले हैं तुम उनके बारे में मुझे बताओ, और उसके बाद सिर्फ एक वादा कि तुम इस केस में मेरी पूरी पूरी मदद करोगे। मिस्टर विजय, मैं तो तुम्हें पहले कह चुका हूं कि कानून के दायरे में रहकर तुम मुझसे जो भी कुछ मदद मांगोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक्स। अच्छा, मेरे पास कुछ चीजें हैं जो सबूत और एग्जिबिट के तौर पर मेरे कब्जे में हैं। ये है वो पायल, एक पायल जो तुलसी के पांव से मिली, और ये है वो कमीज जो लाश पर पड़ी मिली। इस कमीज पर जो खून के धब्बे मिले हैं वो तुलसी और सनी के ही हैं। एक अहम बात, जहां बलात्कार हुआ था वहां पर एक भी गवाह मौजूद नहीं था, लेकिन जहां कत्ल हुआ था वहां दर्जनों चश्मदीद गवाह मौजूद थे और सभी का यही कहना था कि कातिल मुखिया ही है। चलाओ गाड़ी।
वहां चलो। जाओ। वेलकम मिस्टर विजय सक्सेना। खुशामदीद। हमने तुम्हें यहां सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया है कि पिछली बार हम तुमसे एक दोस्त, एक वेल विशर की हैसियत से मिले थे, लेकिन इस बार एक बिजनेसमैन की हैसियत से मिल रहे हैं। दोनों सूरतों में बहरहाल हम मकतूल के बाप हैं और हमारी ये इच्छा है कि हमारे बेटे के कातिल को हर हाल में फांसी का फंदा मिले, और तुम हमारी इस इच्छा के खिलाफ काम कर रहे हो, हमारे मना करने के बावजूद। देखो वकील, आज हम तुमसे यहां कोई सौदेबाजी नहीं करना चाहते, ना ही अपने किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, बल्कि हम तुम्हें यह वार्निंग देते हैं कि हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यह हमारी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। डीडी साहब, यह बात मैंने पिछली मुलाकात में भी आपसे कही थी, और आज फिर यही कहता हूं कि आपकी धमकियों से डरकर पीछे हटना मेरी फितरत के खिलाफ है। वकील साहब, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी बिल्कुल प्यारी नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है डीडी साहब, मगर उससे कहीं ज्यादा प्यारे हैं अपने उसूल। तुमने कभी गोली का जख्म देखा? खून के साथ साथ सारे उसूल भी बह जाते हैं। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त यहीं खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। अपनी बात का पास रखते हुए तुम्हें एक मौका और दूंगा, लेकिन याद रखना, मेरे खिलाफ अगला उठाया हुआ कदम तुम्हें मौत के मुंह में ले जाएगा, और वो मौत इतनी भयानक होगी जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। Just one step and you'll be a dead man.